दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विशाल सूर्यकांत। वीएस के व्यूज में आपका स्वागत है। क्या भारत ने अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभाई है? क्या भारत अमेरिका के दबाव में आ गया है? क्या भारत को ईरान के साथ में दोस्ती निभानी चाहिए थी? आखिर कैसे हिंद महासागर में अमेरिका ने ईरान के वॉरशिप को डुबो दिया? क्या भारत अपना इंटेलिजेंस है वो साझा नहीं कर सकता था? क्या भारत अब वो अपना दमखम नहीं दिखा रहा है? दिन भर से सोशल मीडिया के गलियारों में दोस्तों ये तमाम चर्चाएं चलती रही, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इस पूरे घटनाक्रम में फैक्चुअल जो स्थितियां हैं उससे वाकिफ कराऊं। जाहिर है जो कांग्रेस के लोग हैं उनका अपना एजेंडा है, बीजेपी के लोग हैं उनका अपना कहना है, लेकिन जो जमीनी स्थिति क्या थी दोस्तों, सही बात क्या थी, ये जानना बहुत जरूरी है। क्या वाकई भारत दखल दे सकता था? क्या अमेरिका ने भारत को युद्ध में फंसाने की साजिश रची है या फिर युद्ध की आग से बचाया है? भारत ही नहीं, श्रीलंका को भी क्या अमेरिका ने फंसाया है या फिर बचाया है? क्या ईरान अपनी वॉरशिप की सुरक्षा को लेकर संजीदा नहीं था? ये कई ऐसे सवाल उठ रहे हैं दोस्तों। इस एपिसोड में हम बात करेंगे इन तमाम मसलों पर। सिलसिलेवार बात को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं काफ़ी रिसर्च है वो कर रखी है दोस्तों आपके लिए, और इस रिसर्च को सिलसिलेवार आपके बीच में मैं पहुंचाऊंगा। इसके बाद फैसला आपको करना है कि आखिर इस पूरे मामले में सच कहां पर खड़ा है और भारत ने जो कुछ किया वो कितना सही है कितना गलत है। चलिए सिलसिलेवार शुरू करते हैं। 15 फरवरी मिलन 2026 के नाम से एक नौसेना का अभ्यास होता है, मिलन 2026, और इसके अंदर भारत है वो लगातार ये कार्यक्रम करता रहा है दोस्तों। लगातार हर 2 साल में ये आयोजन होता है और इसका 13वां संस्करण था, यानी पिछले 26 सालों से भारत इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है, जिसमें दुनिया भर के जो देश हैं वो आते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल ईरान आया था, दुनिया भर के देश आए थे। कौन कौन से देश आए थे वो भी आपको सिलसिलेवार बताऊंगा, लेकिन अपनी जो जानकारी है, जो मरीन टाइम के अंदर जो नया रिसर्च होता है, नई तकनीक है, उसका प्रदर्शन करते हैं, एक दूसरे को समुद्री सीमा के बारे में, समुद्र के बारे में विस्तार से बताते हैं। एक तरह से एक साझा मंच है कई देशों का, जिसमें लोग अपनी ताकत तो दिखाते ही हैं, साथ ही अपना रिसर्च, अपना कल्चर, एक तरह से पूरा एक्सचेंज प्रोग्राम होता है। देखिए 15 फरवरी से 25 फरवरी तक ये आयोजन हुआ। कहां हुआ? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम पोर्ट पर, और 74 देशों की सेनाओं ने इसमें भाग लिया है दोस्तों। 74 देशों की सेनाओं ने इसमें भाग लिया। कुछ रिपोर्ट्स हैं वो कहते हैं 70 या 75, लेकिन एक 74 का आंकड़ा निकल कर आया। 74 देशों ने कि नौसेनाओं ने इसमें हिस्सेदारी ली, और जिसमें कौन कौन से मुल्क थे? केवल ईरान नहीं था, या ईरान को केवल नहीं बुलाया था, हमने बुलाया था अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फिलीपींस और यूएई। ये तमाम देश इसमें शामिल थे, और इसमें ईरान की ओर से IRIS डैना फ्रिगेट भी इसके अंदर शामिल हुआ था। ये बेड़ा ईरान का ही शामिल हुआ था। तो ये जो सुबह से सोशल मीडिया के गलियारों पर बातचीत चल रही है कि ईरान का जो बेड़ा है, ईरान ही नहीं दोस्तों, हमारे तमाम ये लोग मेहमान थे, और जो कहा जा रहा है कि अतिथि देवो भव, वो इन तमाम 74 देशों के लिए लागू होता है। चलिए रिसर्च का और आगे देखिए, बहुत दिलचस्प चीजें होंगी। इसके अंदर क्या था? इस पूरे आयोजन में 42 जहाज और पनडुब्बियां इसके अंदर शामिल थी, और जिसमें 18 विदेशी युद्धपोत शामिल थे। इसमें भारतीय नौसेना के 60 जहाज मौजूद थे। भारतीय सेना के 60 जहाज मौजूद थे, जिसमें INS विक्रांत, विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉय, ये भी जो भारत के जो पास में बेड़े में है, शामिल हैं जंगी जहाज, वो तमाम इसमें शामिल थे। है ना दिलचस्प दोस्तों? और आगे बताते हैं इसमें हुआ क्या। इसमें हुआ यह कि हार्बर फेज एक इसका सेशन था, जिसमें बंदरगाह में पेशेवर आदान प्रदान, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के बीच में चर्चाएं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, और इंटरनेशनल मरीन टाइम सेमिनार आयोजित हुए और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए।
सी फेज उच्च तीव्रता वाले अभ्यास, एंटी सबमरीन वारफेयर, एयर डिफेंस, मैरीटाइम इंटरडिक्शन, सरफेस स्ट्राइक, क्रॉस डेक फ्लाइंग्स, माफ कीजिएगा, क्रॉस डेक फ्लाइंग्स, सर्च एंड रेस्क्यू, पायरेसी, ड्रोन थ्रेट के खिलाफ ड्रिल। ये तमाम लोगों ने देखिए अपनी जो एक्सपर्टीज है उसको साझा की है। अब आइए और आगे बताते हैं। खास बात बता दें, 18 फरवरी को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई थी और इसे प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू का नाम दिया गया और उसमें नौसेना प्रमुखों का सम्मेलन भी आयोजित किया गया। 25 फरवरी को इसका समापन हुआ दोस्तों। इंडो पैसिफिक में नेतृत्व, आत्मनिर्भर भारत, इन तमाम मसलों को भारत की ओर से अटेंड किया गया, भारत की ओर से बताया गया। तो आप समझ सकते हैं कि यह पूरा आयोजन कितना महत्वपूर्ण था, कितना बड़ा था और ईरान उसका एक हिस्सा था। 25 फरवरी को ये जो पूरा आयोजन है वो खत्म हो गया। स्वाभाविक तौर पर 25 के बाद में 26, 27 और 28, 3 दिन का समय दोस्तों। 28 फरवरी वो दिन है जब ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने अटैक किया पहली बार। ये दिन महत्वपूर्ण है। 25 तारीख को यह आयोजन खत्म हुआ और 28 तारीख को ईरान पर पहला हमला हुआ। इस जंगी बेड़े पर अटैक कल हुआ, कल यानी 4 तारीख को। इस टाइमलाइन को जरा समझिएगा, इस पर और विस्तार से आपको बताऊंगा, लेकिन ये तो बुनियादी जानकारी थी। जल्दी से चलिए दूसरी स्लाइड पे आपको ले चलते हैं, जहां पे बहुत रोचक है। क्या भारत को इस पूरे मामले में दखल देना चाहिए था? सोशल मीडिया के गलियारों से लेकर राजनीतिक पार्टियों के बयानों में लगातार ये चर्चा है कि भारत की चुप्पी है उसकी कमजोरी मानी जा रही है। अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए था। भारत सरकार को विरोध दर्ज करना चाहिए था। भारत सरकार को कहना चाहिए था कि हिंद महासागर तो हमारा एरिया है, यहां आकर आप कोई एक्ट नहीं कर सकते। क्या वाकई ऐसा है? क्या वाकई ऐसा हुआ है? क्या अमेरिका ने भारत की अहमियत को ध्यान में नहीं रखा है? भारत छोड़िए, क्या श्रीलंका की अहमियत को भी अमेरिका ने ध्यान में नहीं रखा है? दोस्तों, मैं यहां अमेरिका की पैरवी नहीं कर रहा हूं या भारत सरकार के रुख की पैरवी नहीं कर रहा हूं। मैं आपको वो तमाम तथ्य बता रहा हूं जो मौजूद हैं, लेकिन अपने अपने एजेंडे के चलते वो नेपथ्य में हैं, उस रूप में निकलकर बाहर नहीं आ रहे हैं। तो महत्वपूर्ण बात क्या है? आइए पीछे वापस। 25 तारीख को जो विशाखापट्टनम में प्रोग्राम था वो प्रोग्राम खत्म हो गया। जाहिर है तमाम मुल्क हैं वो अपने अपने रास्ते जा रहे होंगे। जो ईरान का वॉरशिप था डेना, ये गुजर रहा था, ये विशाखापट्टनम से निकला, ये भारत की दक्षिणी समुद्री सीमा के पास पहुंचा, दक्षिणी समुद्री सीमा को उसने पार किया, हिंद महासागर में भारत की जो टेरिटरी है उसको पार किया, ये श्रीलंका पहुंचा, श्रीलंका की समुद्री सीमा को उसने पार किया। जैसे ही इसके आगे बढ़ा, जैसे ही दोस्तों इसके आगे बढ़ा, श्रीलंका के दक्षिण में, भारत के दक्षिण में नहीं दोस्तों, भारत के दक्षिण में श्रीलंका, श्रीलंका के दक्षिण में गाले एक शहर है, वहां से ये 40 नॉटिकल माइल्स यानी अगर इसको किलोमीटर में देखें तो 74 किलोमीटर दूर, श्रीलंका के दक्षिण में गाले से 74 किलोमीटर दूर समुद्र में, जहां पे श्रीलंका की भी समुद्री सीमा का जो उसका नियंत्रण है, जिसमें श्रीलंका की अनुमति जरूरी होती है, उस सीमा से भी दूर ये एक अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा है। ये किसी देश की वाटर टेरिटरी में घटना नहीं हुई है, ये घटना हुई है इंटरनेशनल वाटर टेरिटरी के अंदर। तो अमेरिका ने इस बात का खास ध्यान रखा है कि पूरा घटनाक्रम उस वक्त अंजाम दिया जाए जब ईरान का जहाज है वो इंटरनेशनल वाटर टेरिटरी में होगा। श्रीलंका ने जो कुछ किया वो उसकी ड्यूटी बनती है, क्योंकि वो उसके रिसर्च का एक सीज का एरिया है, सीधे नियंत्रण में नहीं है, सैन्य नियंत्रण में नहीं है, प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं है अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिहाज से, लेकिन
समुद्री अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है उससे लगता हुआ इलाका है। ईरान की ओर से जो उस जहाज के कैप्टन थे, IRIS डेना, उसके जो कैप्टन थे, उन्होंने आपातकालीन मैसेज दिया। और आपातकालीन मैसेज आमतौर पर उन्हीं को दिया जाता है जो बिल्कुल नज़दीक होता है, जहाज के बिल्कुल नज़दीक होता है और जो तुरंत मुल्क है जो सुविधाएं या आपात सहायता, रेस्क्यू ऑपरेशन है वो शुरू कर सकता है। जाहिर तौर पर इसलिए श्रीलंका को वहां पर जाना ही था। अगर ये भारत की टेरिटरी में होता तो भारत को ये करना ही होता। तो बड़ा महत्वपूर्ण है ये घटनाक्रम समझना। अब एक सवाल ये भी उठा कि क्या भारत को इसकी जानकारी नहीं लगी? अरे भाई, जो पनडुब्बी की तकनीक है वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। उसका मतलब ही है कि छुपा कर वार करना। समुद्र के अंदर पनडुब्बी को डिटेक्ट करना आसान नहीं है दोस्तों। ईरान का ये बेड़ा क्यों नहीं डिटेक्ट कर पाया या भारत क्यों नहीं कर पाया, इस पर और विस्तार से आगे बात करेंगे, वो भी एक बड़ा दिलचस्प है। लेकिन ये बिल्कुल साफ हो गया कि भारत की इसमें टेरिटरी नहीं है और ये श्रीलंका का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन था। अब सेज क्या होता है, समुद्री सीमा से 200 नॉटिकल माइल्स तक फैला हुआ इलाका है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन हम इसको कह सकते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कह सकते हैं किसी भी देश का। यहाँ पे मछली पकड़ना और रिसर्च का काम या यहाँ से जो कारोबार होता है उसमें उस देश का हिस्सा महत्वपूर्ण होता है, उस देश का दखल बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा अधिकार के मामले में कुछ ज़्यादा किसी भी देश के पास में प्रावधान नहीं है कि उनको वहाँ पर ऑपरेशन करने से वो रोक सकते हैं, ऐसा नहीं है। रेस्क्यू ज़रूर कर सकते हैं, जो कि श्रीलंका ने किया। चलिए, तो ये दूसरी गलतफहमी दूर हो गई कहीं ना कहीं कि भारत की भूमिका इसमें क्या थी। भारत नैतिक रूप से क्या कर सकता था, ये तो मैंने आपको बताया। कानूनी रूप से, नैतिक रूप से क्या कर सकता था, क्या उसको करना चाहिए नहीं चाहिए, उस पर और आगे विस्तार से बात करेंगे। लेकिन ये दूसरी स्लाइड दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए जल्दी से आपको हम तीसरी स्लाइड में लिए चलते हैं, जहां पर विस्तार से हमने बात कही है कि क्या भारत सरकार इस पर कुछ कर सकती थी। भारत सरकार को करना चाहिए था। सुबह से हमने देख रहे हैं सोशल मीडिया के गलियारों पर लगातार आवाज उठ रही कि भारत की संप्रभुता पर हमला है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अपनी बात कही है। लेकिन हकीकत क्या है? भारत के पास में दरअसल दोस्तों सीधे हस्तक्षेप करने का न तो कोई कानूनी अधिकार था, न कोई क्षेत्रीय अधिकार है। ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा है, वहां पर यह घटनाक्रम हुआ है। दो देशों के बीच में दोस्तों सीधे वॉर छिड़ी हुई है। इस पहलू को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये कुछ सामान्य रूटीन प्रक्रिया नहीं थी जिसमें भारत है वो अपनी आपत्ति दर्ज करे। दो देशों के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है और भारत का उसमें पॉलिटिकल स्टैंड, डिप्लोमेटिक स्टैंड ये है कि हम किसी भी देश के साथ नहीं हैं। तो फिर हम किस मुंह से अमेरिका की इस कार्रवाई का विरोध कर सकते हैं या ईरान का किस रूप में समर्थन कर सकते हैं इस कार्रवाई को लेकर? चिंता जाहिर जरूर कर सकते हैं, लेकिन डिप्लोमेटिक लेवल पे जिस वक्त देश के अंदर जो हालात होते हैं, विदेश के अंदर जो हालात है, उसके मद्देनजर कूटनीति है वो आकार लेती है। ये असाधारण परिस्थितियां दोस्तों, जब पूरी दुनिया के मुल्क आपस में उलझे हुए हैं, खासतौर से मिडिल ईस्ट के, और ऐसे में भारत को किसी न किसी रूप में इस युद्ध में धकेलने की या एक पार्टी बनाने की कोशिश दोनों ओर से होगी। भारत की कूटनीति ये कहती है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, मेरी एक समझ है कूटनीति की, वो साफ तौर पर कहती है कि अपने आप को हमें न्यूट्रल रखना पड़ेगा, ताकि वक्त आने पर दोनों देशों के बीच में अगर कोई समझौता करवाने की स्थिति होगी तो फिर भारत अपनी भूमिका निभा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे कि रशिया और यूक्रेन के मामले में भारत ने अपना टेक लिया है। तो चलिए, भारत क्या कुछ कर सकता था, इस पे हमने बात कही है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत अपनी बात कर सकता था, अपनी आधिकारिक आपत्ति है वो दर्ज कर सकता था, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये असाधारण परिस्थिति है जिसमें दो मुल्क, दो नहीं अब तो बहुत ज़्यादा हो गए, ये इजराइल, अमेरिका और ईरान तो हैं ही, बाकी खाड़ी के देश हैं, कतर हैं, तुर्की है, तमाम जो नेटो है देश है वो सक्रिय हो रहे हैं। तो अब स्थितियाँ आउट ऑफ कंट्रोल है और ऐसे में भारत, किसी एक पक्ष में भारत का हो जाना भारत की कूटनीति का सबसे बड़ा नुकसान होगा। और जो
पॉलिटिक्स, इंटरनल पॉलिटिक्स भारत में हो रही है, ये पॉलिटिक्स तक ही रहे तो बेहतर है, क्योंकि इससे आगे उनकी खुद की निष्ठा पर सवाल उठेंगे, क्योंकि वो भारत सरकार से वो काम करवाना चाह रहे हैं जो दुनिया का कोई देश करने को तैयार नहीं है। सोचिए, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो खुद अमेरिका को अपना बेस देकर ईरान के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं, और हम केवल यहाँ पर एक पक्ष को खुश करने के लिए, राजनीतिक रूप से खुश करने के लिए हम ऐसी बातें कर रहे हैं। ज़्यादा पॉलिटिकल में कमेंट नहीं करना चाहता कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों को लेकर मैं बात करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर, लेकिन एक सोचने की बात है कि आखिर मुद्दा क्या होना चाहिए भारत के पॉलिटिशियंस के लिए। मुद्दा होना चाहिए 1 करोड़ लोग जो मिडिल ईस्ट में फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए सरकार क्या कर रही है। स्पेशल सेशन बुलाए, सत्र बुलाए, और सरकार से पूछा जाना चाहिए कि आखिर इन लोगों को निकालने के लिए, उनको महफूज रखने के लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। ये चीज़ सेकेंडरी हो रही है। पहला मुद्दा हो रहा है कि भारत ईरान के मामले में क्यों नहीं बोल रहा है, अमेरिका को जवाब क्यों नहीं दे रहा है। क्यों ज़रूरी है भाई? ज़रूरत ही नहीं है अभी। चलिए जल्दी से, क्योंकि बहुत लंबा टाइम है और बहुत वक्त से आप जुड़े हुए हैं, लेकिन मेरे पास रिसर्च बहुत है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आपको जल्दी से वो तमाम बातें बता दूँ। अब ये बात है कि अमेरिका ने क्या सही किया या गलत किया। दोस्तों, अगर अमेरिका चाहता, और जिस रूप में युद्ध की परिस्थितियां बनी हुई हैं, अमेरिका 28 तारीख को जिस दिन ईरान पर हमला किया, उसी दिन से वो ईरान के इस बेड़े, जंगी बेड़े को वो ट्रैक कर रहा था, क्योंकि ऑपरेशन जो मिलन जो कार्यक्रम है हमारा, उसके अंदर तमाम जो लोग हैं अलग अलग देशों के वो मौजूद थे। अमेरिका भी मौजूद था, फ्रांस भी मौजूद था, जर्मनी भी मौजूद था, जापान भी मौजूद था। तो हर देश को पता है कि किस किस देश का जहाज है वो कब भारत में है और कब वो अपने मुल्क में जा रहा है, किस रास्ते पर जा रहा है। तो कोई ऐसा गोपनीय गुप्तचर बात नहीं है, ये जहाज अपने रास्ते पे जा रहा है, और अमेरिका ने यहाँ पर भारत और श्रीलंका दोनों को बचाते हुए और खुद को भी बचाते हुए अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा के अंदर एक घटनाक्रम किया, ताकि वो दुनिया के सामने एक नज़ीर भी रखे और बताए कि बाकी देशों को वो इसमें झोंकना नहीं चाहता। कहीं ना कहीं वो बताना चाह रहा है कि ईरान के अंदर जो हमले हो रहे हैं उसे वो जस्टिफाइड करना चाह रहा है, नैतिकता के नाम पर, अपनी जिम्मेदारी के नाम पर। अमेरिका वो मुल्क है जहाँ पर दोस्तों राष्ट्रपति ट्रंप को भी अपने कोर्ट के सामने झुकना पड़ता है। हालांकि वो अपना रुख वापस बदल लेते हैं, लेकिन वहाँ जिस रूप में डेमोक्रेटिक रूप से राष्ट्रपति के फैसले पर आपत्तियां होती हैं, सोच समझ के कदम उठाना पड़ता है। दोस्तों, ट्रंप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उस पर अलग बहस हो सकती है, लेकिन घिरे तो वो भी हैं। तो अमेरिका का सिस्टम समझ लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका ने जानबूझकर उस जंगी बेड़े को भारत और श्रीलंका से आगे निकल जाने दिया गया, और उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा पर अटैक किया, जिसको ईरान ने भी माना है। दोस्तों, आज जो भारत की खिंचाई कर रहे हैं, भारत की विदेश नीति की खिंचाई कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि अमेरिका ने भी कहा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर किया घटनाक्रम, और ईरान ने भी भारत को लेकर कोई सवाल नहीं किया है। ईरान ने अमेरिका पर सवाल किया है कि उसने नियमों का उल्लंघन किया है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर यह हमला हुआ है। क्या ईरान ने कुछ गलती की, चूक की, लापरवाही की या बेवकूफ़ी की? महत्वपूर्ण है। जब आपका देश, मुल्क जंग के अंदर उलझा हुआ है, जंग के अंदर झोंक दिया गया है, आपके सबसे बड़े नेताओं को पहले स्ट्राइक के अंदर दुश्मन देशों ने ख़त्म कर दिया है, तब आपकी जिम्मेदारी क्या होती? क्या अपनी वॉरशिप को आप खुले समुद्र में छोड़ देंगे? आप सोचिए, कोई भी मुल्क होगा वो इस परिस्थिति में क्यों शिकार नहीं करेगा? क्या वो नैतिकता के नाम पर अपने कदम रोक लेगा जब उसको पता है कि ईरान पहुंचते ही? ये कोई मछुआरों की नाव नहीं है बॉस, ये मछुआरों की नाव नहीं है, ये नाव, ये जंगी जहाज है जो सेना के काम आता। ये ईरान पहुंचता, ये ईरान की सीमा में पहुंचता, खाड़ी देश में पहुंचता, तो युद्ध के अंदर इसकी हिस्सेदारी होती। अमेरिका ने इस बात को अच्छी से महसूस किया, और ईरान इस बात को या तो समझ नहीं पाया, या जिस रूप में अटैक हो रहे हैं उसकी जो रणनीति है वो बिखरी हुई है ताश के पत्तों की माने। तो वहाँ कोई कॉल लेने वाला उस रूप में नहीं है कि जंगी बेड़े को आप इस तरह से अकेले छोड़ नहीं सकते। एक प्रोटोकॉल होता है, जंगी बेड़ा चलता है तो उसके साथ में उसकी सेफ्टी गार्ड्स के लिए
कई छोटे जहाज होते हैं, नावें होती हैं, प्लेन्स होते हैं जो कि उस जंगी बेड़े को का जो रास्ता है वो रोकने की कोशिश करने वालों को इंटरसेप्ट करते हैं। लेकिन ऐसा ईरान ने किया नहीं। या तो इनकी क्षमताओं के बाहर की बात थी, क्योंकि ईरान से भारत के बीच में पूरी एक रक्षा तंत्र विकसित करना ईरान की समझ से परे था, उसकी क्षमताओं से परे था, या फिर उसने इस पूरे मामले में लापरवाही की और लापरवाही का फायदा अमेरिका ने उठाया, जो कि युद्ध के अंदर होता है। तो ये गलती साफ तौर पर भारत की नहीं बल्कि ईरान की है, उसको महफूज करना चाहिए था। अब एक और महत्वपूर्ण बात, जब हम कह रहे हैं कि ईरान का ये जंगी बेड़ा था, तो क्या इस जंगी बेड़े में अपने पर हो रहे हमले को इंटरसेप्ट करने की, डिटेक्ट करने की क्या काबिलियत नहीं थी? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। जो वॉरशिप के बारे में जो मैंने रिसर्च की है दोस्तों, वो आपको बता दें कि IRIS डेना, जो कि एक फ्रिगेट था और इसके अंदर ईरान के सबसे आधुनिक जहाज़ों में से ये एक था। 1921 में इसको कमीशन हुआ था, केवल 5 साल का समय हुआ था, ये ज़्यादा पुराना नहीं था, ये नया था, सबसे आधुनिक था ईरान की तरफ से। और इसमें एंटी सबमरीन वारफेयर और टारपीडो डिफेंस के उपकरण भी मौजूद थे। जो लोग कह रहे हैं सुबह से कि इसके अंदर कहीं भी वेपन्स नहीं थे, क्योंकि इस तरह के शो में, इस तरह के कार्यक्रमों में किसी भी शिप को व्हीकल वेपन्स के साथ में आने की अनुमति नहीं होती, झूठ बोल रहे हैं दोस्तों। वॉरशिप का मतलब ही यह है कि उसके अंदर वॉरनेट होगा, उसके अंदर तमाम रक्षा तंत्र उपकरण होंगे, उसका उपयोग कैसे करना नहीं करना वो अलग बात है। और उस वॉरशिप का नॉर्मली सामान्य परिस्थितियों में उसका आवागमन अलग बात है, युद्ध के अंदर अलग है। ये सामान्य परिस्थितियों में आवागमन था, लेकिन युद्ध की परिस्थितियां उनके मुल्क में थी, ध्यान ईरान को रखना चाहिए था। चलिए, डिफेंस सिस्टम, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम था, चाफ लॉन्चर्स उसके अंदर मौजूद थे, उसके अंदर बेल 214 AWS हेलीकॉप्टर है जो कि सोनार को डीप कर सकता था। ये तमाम चीज़ें उसके अंदर मौजूद थी। बहुत टेक्निकल बात है, लेकिन कुल मिलाकर मुख्य रूप से सरफेस या एयर थ्रेट्स के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए और अपने जहाज को प्रोटेक्ट करने के लिए ईरान के इस बेड़े के पास में पर्याप्त सामग्री थी। लेकिन हुआ ये कि ये हमला इतना सरप्राइज था, इतना चौंकाने वाला था, इतना तेज था और इतना साइलेंट था कि ईरान के बेड़े को इसकी भनक नहीं लगी और ईरान की सरकार ने अपने इस बेड़े को खुले समुद्र में युद्ध के हालात में छोड़ दिया। ये ईरान सरकार की कमी है, कहीं कहीं नजर आती है। दोस्तों, एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और क्या आपको लगता है अभी भी मोदी सरकार ने कोई चूक कर दी है? क्या अमेरिका ने भारत को एम्बेरेस करने की कोशिश की है? क्या युद्ध में भारत को धकेलने की कोशिश हुई है? और भारत सरकार की चुप्पी समझदारी है या फिर भारी दबाव का नतीजा? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। VSK व्यूज़ में आज इतना ही, फिर होगी मुलाकात अंतर्राष्ट्रीय मसले पर, खास तौर से युद्ध से जुड़ी तमाम मसलों पर हम बात करना चाहते हैं। और जो लगातार मैं प्लान कर रहा हूं दोस्तों, वो है कि पूरी कहानी आपको बताएं। अभी अमेरिका ने एक रणनीति अपनाई है ईरान के खिलाफ, जो ईरान को न केवल युद्ध तो हराएगी ही, बल्कि दशकों तक ईरान को अपने पैरों पर खड़े नहीं होने देगी। अमेरिका की ये रणनीति अगर अमल में आ जाती है तो अमेरिका ने ये तमाम रणनीति उन देशों के खिलाफ भी वो आजमाता रहा है जिन देशों के खिलाफ उसने लड़ाई लड़ी है। क्या है रणनीति, इस पर और विस्तार से बात करेंगे अगले वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।